नमस्कार व्यूअर्स। तो अल्कोहल की सीरीज़ में अगला पार्ट 10th, जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स देखने वाले हैं। ठीक है, क्या अल्कोहलों के रासायनिक गुण। ओके, तो देखते हैं इसको। तो अल्कोहलों के अगर रासायनिक गुणों को अगर देखना हो तो अल्कोहल मीन्स ROH। अल्कोहल मीन्स क्या है बेटा? ROH। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये बॉन्ड पोलर होता है, ये बॉन्ड ध्रुवीय है, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। ठीक है, और R भी जो है उसके रेस्पेक्ट में बॉन्ड के क्लेवेज के बेस पे अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। जैसे बॉन्ड का क्लेवेज यहाँ से हो सकता है, पहली कैटेगरी, या बॉन्ड का क्लेवेज यहाँ से हो सकता है, दूसरी कैटेगरी, या इस बॉन्ड के क्लेवेज में ये वाला पूरा पोर्शन इन्वॉल्व हो, साथ में R जो एल्किल समूह उसका हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो। तो अगर उस तरह से देखें तो अल्कोहल में जो रासायनिक गुण हैं उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मेजर कैटेगरी। पहली कैटेगरी होगी जिसमें अल्कोहल के OH का जो O और H के बीच का बॉन्ड है, O और H के बीच का बॉन्ड, इससे संबंधित रिएक्शंस होंगी। तो अब O और H के बीच का बॉन्ड अगर अब देखा जाए तो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस, तो मतलब H+ के निष्कासन से संबंधित रिएक्शंस होंगी इस पहली कैटेगरी में। ठीक है बेटा, अल्कोहल में जो OH समूह है उसका हाइड्रोजन का निष्कासन हो, और हाइड्रोजन चूंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो वो निकलेगा H+ के रूप में ही निकलेगा। ठीक है, तो पहली रिएक्शंस में हम देखेंगे जिसमें ऐसे रिएक्शन शामिल होंगे पहली कैटेगरी में जिसमें अल्कोहल के OH का H+ निष्कासित हो जाता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में क्या होगा जिसमें ये अल्कोहल का पूरा OH इन्वॉल्व हो, पूरा का पूरा OH इन्वॉल्व होगा। तो जब OH निकलेगा तो माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। तो वहाँ पर कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के संबंध में रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी में, ये दूसरी थी, तीसरी कैटेगरी में क्या होगा जिसमें पूरा का पूरा अल्कोहल इन्वॉल्व होगा, मतलब OH के साथ साथ जो एल्किल ग्रुप है वो भी इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में, तो वो थर्ड कैटेगरी होगी। ठीक है, अब इस पहली कैटेगरी में जो रिएक्शंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो इसके रिएक्शंस कई हैं, एस्टरीफिकेशन भी है, एसिटिलीकरण भी है, ढेर सारे हैं। जिसमें इस पार्ट के अंतर्गत हम पहले रिएक्टिविटी देखेंगे, अभिक्रियाशीलता, इस OH के संबंध में डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में उनकी रिएक्टिविटी क्या है वो देखेंगे, और उसको उस रिएक्टिविटी को असाइन करने के लिए 1-2 रिएक्शंस हम देखेंगे कि कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा पैटर्न होगा जो उसके साथ H+ त्यागने की प्रवृत्ति पर दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे यौगिकों के साथ उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कौन ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा, कौन दुर्बल अम्लीय होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं। तो अल्कोहल के पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी। जो अलग अलग टाइप के अल्कोहल्स होते हैं उनका रिएक्टिविटी क्या होता है, कौन सा अल्कोहल इस H+ को निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना, ये कह सकते कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके रेस्पेक्ट में और कौन कम रिएक्टिव होगा। तो वो समझने से पहले एक बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये टॉपिक, ये जो स्टेटमेंट है वो केवल अल्कोहल पे नहीं अप्लाई होगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी अप्लाई करिए आप। ठीक है, और वो क्या है, कोई ऋणावेशित केंद्र हो, कोई भी ऋणावेशित केंद्र हो, मतलब ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, किसी भी ऋणावेशित केंद्र पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, किसी भी ऋणावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर बढ़ता है किसी भी तरीके से, चाहे डीलोकलाइजेशन से, चाहे सिग्मा बॉन्ड के ट्रांसफरेंस से, या उसी को हम +I इफेक्ट भी कहते हैं, किसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी घट जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो फिर से बोल रहे हैं हम, किसी ऋणावेशित केंद्र पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर किसी तरीके से बढ़ जाता है तो अस्थायित्व घट जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज की अस्थायित्व क्या होगी? घट जाएगी। और उसी स्पीसीज की जो रिएक्टिविटी, इसी स्पीसीज की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर?
अब इसको थोड़ा सा हम एल्कोहल पे सीधे अप्लाई कर रहे हैं कि एल्कोहल में कैसे हम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करें। हम 4 एल्कोहल हमने लिखा है। ये मेथनॉल है सबसे पहला, ये 1 डिग्री एल्कोहल है जैसे एथेनॉल, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल, ये 2 डिग्री का है बेटा। देखो ये 2 डिग्री कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और ये वाला कार्बन कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। तो एल्कोहल भी कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस में हम लोग कौन सा हिस्सा देख रहे हैं, हम ऐसे रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें एल्कोहल के OH का क्या निकल रहा है, H। एल्कोहल के OH का क्या निकल रहा है, H। चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो ये निश्चित है कि इस O और H के बीच में ये जब बॉन्ड क्लीव होगा तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। ये डैम श्योर है कि यहाँ पर उल्टा चार्ज नहीं आने वाला, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में ही निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन के साथ जब कहीं कार्बन के साथ जब कहीं हाइड्रोजन लगा होता है, कार्बन के साथ जब कहीं हाइड्रोजन लगा होता है तो वहाँ सिचुएशन के हिसाब से वो H+ और H- हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो हमेशा हाइड्रोजन H+ के रूप में ही रिमूव होगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो H+ के फॉर्म में अगर अलग हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और H+ निकल गया। क्लियर। अब वैसी ही अवस्था हम इन चारों एल्कोहल में बना के दिखाते हैं आपको। चलिए हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। ठीक बेटा। अब इस पर लगा है नेगेटिव चार्ज, इस पर भी लगा है नेगेटिव चार्ज, इस पर लगा है नेगेटिव चार्ज और इस पर लगा नेगेटिव चार्ज है। ध्यान रखना, एल्कोहल से हमने H+ हटा दिया, ये एनायन बन गया। दिस इज मेथॉक्साइड, दिस इज एथॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, है ना। तो ये, या इसको नियो ब्यूटॉक्साइड भी कहते हैं, दिस इज नियो ब्यूटॉक्साइड भी कहते हैं। तो ये नेगेटिव पार्ट हो गए। क्लियर। अब जरा देखो, इस ऑक्सीजन नेगेटिव को इस तरफ कार्बन लगा है और ये CH3 लगा है, तो बल्कि ग्रुप है। ये पूरा देखो क्या है, ये C2H5 बल्कि ग्रुप है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, बल्कियर ग्रुप होते हैं। ये सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अच्छा, एक तरफ से आ रहा है, ठीक। जरा इस तरफ आओ, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस कार्बन कहीं ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दो तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, उधर से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो अब्र है, बादल, वो मेथिल ग्रुप ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसका असर इस पर भी होगा, उसका असर इस पर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इस पर भी निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अभ्रों के बीच में होगा रिपल्शन, इसीलिए स्टेबिलिटी, इसीलिए बात हमने बताई कि स्टेबिलिटी घट जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है इसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा है, इसलिए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से ये थोड़ा और डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, और इस पर उससे कम, उस पर और कम, और यह सबसे कम। क्लियर। मतलब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। अब ये कॉन्सेप्ट फिर से लगाओ, ऋणावेशित केंद्र, मतलब ये अगर इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़े तो यहाँ बढ़ गया सबसे ज़्यादा, तो इसका स्थायित्व क्या होगा, सबसे कम होगा, इसका स्थायित्व सबसे कम होगा, इसका स्थायित्व सबसे कम होगा, और इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन से जो कार्बन लगा हुआ इसके पास अपना खुद का ही इलेक्ट्रॉन है, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा। जैसे इसको अगर हम इसको इस तरह से दिखा दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन की या प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं है जितना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में है। तो उस केस में यहाँ देखें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इस ऑक्सीजन में इसी केस में आएगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसमें आएगा। अब अगर ये ज़्यादा स्थायी है, ये ज़्यादा स्थायी और ये क्या है, कम स्थायी इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ठीक है, या कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो ये प्लस आई इफेक्ट के कारण ये हो गया लीस्ट स्टेबल, ठीक। और ये क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल। क्लियर। अब फिर से एक स्टेटमेंट देखो, फिर से एक स्टेटमेंट, मान लो ये कोई अणु है पर्टिकुलर, ठीक है, और इस अणु में कोई भी हो, अल्कोहल के अलावा भी हो, हम सिर्फ भी इसी कंसिडर करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहीं और भी लगा सकते हैं। ये कोई अणु है, इसमें से किसी पार्ट को हटाने की बात कही जा रही है, हमने हटा दिया,
कोई अणु था, उस अणु में से किसी हिस्से को हटाने की बात कही, हमने हटा दिया, तो हटाने के बाद कुछ बचेगा ना। अब ये जो पोर्शन बच रहा है, ये जो पोर्शन, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, ये कोई अणु था, इसमें से किसी पार्ट या परमाणु समूह को हटाने की बात थी, हमने हटा दिया, हटाने के बाद कुछ बचा, अगर ये ज़्यादा स्थायी है, जो बचा है अगर वो ज़्यादा स्थायी है, तो जो इसका अणु होता है, मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। समझ गए? हम फिर से बोल रहे हैं, ये कोई अणु है, इसमें से किसी पार्ट को हटाने की बात कही गई, हटा दीजिए आप। हटाने के बाद जो बचा, अगर ये शेष बचा हुआ भाग ज़्यादा स्थायी है, तो जो इसका अणु था, मतलब ये जहाँ से आया था, वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। मतलब ये ज़्यादा स्थायी है, ये ज़्यादा स्थायी है, तो जो इसका अणु था मतलब कौन? मेथनॉल, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। हटाने के बाद जो स्पीशीज बच रही थी, वो अगर ज़्यादा स्थायी है, तो जो उसका अणु है, उसका अणु मतलब जहाँ से वो आया था, वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। इस केस में आप देखें तो सबसे क्रियाशील ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे कम क्रियाशील ये होगा। समझ गए? तो अगर आप एल्कोहल्स में H+ निकालने की बात कर रहे हैं, OH के H+ निकालने की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्कोहल जो होगा वो होगा मेथनॉल, और सबसे कम रिएक्टिव जो एल्कोहल होगा वो होगा 3 डिग्री। अर्थात H+ सबसे पहले इसमें निकलेगा और H+ सबसे बाद में इसमें निकलेगा। क्लियर? तो ये रिएक्टिविटी पैटर्न था। अब इसका सीधे सीधे रीज़न जो है वो ये बता सकते हैं, और दूसरा ये कह सकते हैं +I इफेक्ट। +I इफेक्ट, यहाँ +I इफेक्ट का मान ज़्यादा, यहाँ +I इफेक्ट का मान सबसे कम है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा, उसकी क्रियाशीलता कम है। क्लियर? अब इसके पैटर्न देखो कुछ और। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं वो देख लो, और उसके बाद कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो एल्कोहल जो है वो दुर्बल ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। जैसे अम्ल और क्षार की परिभाषा को 3 अलग अलग तरीके से बताया जाता है, आर्हेनियस के द्वारा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा और लुईस के द्वारा। ठीक है? तो जिसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट H+ और OH- पर बेस्ड है, जो कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है वो केवल H+ पे बेस्ड है। तो एल्कोहल में H+ आयन देने की क्षमता होती है, दुर्बल होता है लेकिन H+ आयन देने की क्षमता होती है, इसलिए एल्कोहल को हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड भी कहते हैं या ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहते हैं। तो एक वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है एल्कोहल। ठीक है? एल्कोहल जल के pH मान को, लिटमस पेपर के रंग को कोई प्रभाव नहीं डालता। मतलब pH मान एल्कोहल का 7 होता है, जल का 7 होता है, तो एल्कोहल मिलाने पर उसके pH मान में कोई अल्टरनेशन नहीं होगा। लिटमस पेपर ब्लू और रेड एज इट इज़ अपने कलर को रिटेन करके रखेंगे। एल्कोहल की जो अम्लता होती है वो बहुत कम होती है, और इतनी कम होती है कि वो मतलब दुर्बल जो अम्ल ज़्यादातर जो जलीय KOH या NaOH से अपक्रिया कर लेते हैं, एल्कोहल जलीय NaOH और KOH से अपक्रिया नहीं कर पाता है। तो एल्कोहल जो है वो जलीय NaOH और KOH के साथ अपक्रिया नहीं कर पाता है। अगर आप देखें तो एल्कोहल की जो अम्लता है वो वास्तव में बहुत कम होती है। इसके लिए Ka का जो मान आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये अम्ल का आयन स्थिरांक है, तो ये बहुत कम होता है, ये रेंज करेगा ये। तो पानी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो उसके सापेक्ष भी ये अम्लता कम होती है। K बराबर 1 × 10⁻⁻16 और इसे लेकर के -18 तक होता है, जबकि पानी के लिए Kw जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.0 × 10⁻14 होता है पानी के लिए। तो वहाँ आप देखें तो ये वैल्यू ज़्यादा है पानी के लिए, जबकि एल्कोहल के लिए वैल्यू कम है। तो एल्कोहल की जो अम्लता होती है वास्तव में बहुत कम होती है। ठीक है? अब इसको इस प्रॉपर्टी जो एसिडिक प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं जिसमें OH का H निकल रहा है, इसको निकालने की बात की जा रही है H+ को, तो उसको रेस्पेक्टिव शो करने के लिए रिएक्शन कुछ है क्या? हाँ, रिएक्शन कुछ हैं वो देखने हैं। तो पहले धातुओं से क्रिया हम करा रहे हैं। सामान्य तौर पे आप जैसे सोडियम का टुकड़ा ले लीजिए और पानी में डाल दीजिए तो H2 गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है और ठंडे ताप या ठंडे जल में ही रिएक्शन हो जाती है, होता है, जिससे H2 गैस बाहर निकलता है। तो H2 गैस अगर बाहर निकल रहा है तो वो शो करेगा, ये प्रदर्शित करता है कि जो OH के साथ हाइड्रोजन लगा है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है? तो अगर हम इस एल्कोहल को सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके साथ अगर हम अपक्रिया कराएं तो एल्कोहल ROH Na के साथ तो क्या मिल गया? सोडियम एल्कोक्साइड। तो अगर आप देखें तो ये वाला H वाला जो पोर्शन है वो बाहर निकला है, ये जो H है वो बाहर निकला है इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। H2 गैस एज अ बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाती है। मिल गया हमें सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड। ठीक है?
सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA के साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। कैल्शियम सोडियम एथॉक्साइड एल्युमिनियम के साथ सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड हमने लिया है, और सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इन दोनों को बताने का कुछ पर्पज़ है। तो एल्युमिनियम ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये टर्शरी 3 डिग्री का ब्यूटिल अल्कोहल है। इस रिएक्शन होने के बाद एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बन रहा है और एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बन रहा है। ठीक है, 3/2H2 3/2H2, यहाँ ट्वाइस करोगे तो यहाँ 6 करना पड़ेगा, फिर यहाँ ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस, यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो हमने इक्विमोलर प्रोपोर्शन लिया था, इसलिए 3/2H2 3/2H2 हो गया। क्लियर। अब एक चीज़ ज़रा देखो, इसमें ये जो धातुओं के साथ रिएक्शन है, ये जो धातुओं के साथ रिएक्शन है, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे यहाँ हमने ये नहीं मेंशन किया ना कि कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अगर आप ये अल्कोहल 1 डिग्री का ले लें तो ठंडे या कम ताप पर ही अपक्रिया हो जाती है, कम ताप पर ही अपक्रिया हो जाती है। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको रिएक्शन का ताप बढ़ाना पड़ता है। अभी इसके पहले रिएक्टिविटी बता रहे थे, तो वहाँ आपने देखा कि मेथनॉल जो है वो ज़्यादा क्रियाशील था, 1 डिग्री उससे कम क्रियाशील था। तो 1, 2, 3 में अगर आप देखें तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव था। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो ठंडे तापक्रम पर ही अपक्रिया कर लेता है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल को आपको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। क्लियर। और अगर ये इसके साथ अगर आप रिएक्शन दिखा रहे हैं पानी की, तो पानी तो ठंडे मतलब ठंडा जल जो है वो बड़ी आसानी से और तीव्रता से सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। तो आप 1 डिग्री और 3 डिग्री में अगर आप देखें तो इसी से समझ में आ जाता है कि रिएक्टिविटी पैटर्न किसका ज़्यादा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम OH ग्रुप, और 3 डिग्री इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ H ऑफ OH ग्रुप। क्लियर। अब इसके कुछ फैक्ट और देखो, रिएक्शंस और देखो इसके। जैसे धातु हाइड्राइड से रिएक्शन अगर हम करा दें तो धातु हाइड्राइड, अब आप जानते हैं धातु हाइड्राइड में धातु पर प्लस होता है, हाइड्रोजन पर माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, ये प्लस फॉर्म में और ये माइनस, तो एक्सचेंज हो गया, H2 गैस यहाँ भी निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी अल्कोहल से H+ या हाइड्रोजन के निष्कासन की पुष्टि करता है, H2 गैस निकल रहा है। ठीक है, धातु हाइड्राइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड मिल गया। सेम सोडामाइड से अगर आप रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर भी वही घटना है। सोडामाइड मतलब NaNH2, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब आप जरा देखो, अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें ये प्रदर्शित होता है कि अल्कोहल के OH का जो H+ है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है। हाँ, कैटेगरी वाइज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में उसकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है। अब 1-2 टॉपिक यहाँ पड़ा हुआ रिएक्शंस, उसका पर्पस क्या था। एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, एक इट इज़ ए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा। ये स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। किस कैटेगरी में? मान लो एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड का अगर हम अपचयन करें, एल्डिहाइड मतलब क्या है? CHO, और कीटोन मतलब क्या है? RCOR, बोथ साइड्स R, बोथ साइड कार्बन होगा, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन होगा। तो अगर इसका हम अपचयन कर दें, इसका अगर हम अपचयन करें तो अपचयन के बाद हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर बेटा कीटोन का अपचयन कर दें तो हमें मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। ये बड़ी बात है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि अगर एल्डिहाइड का हम अपचयन करें, एल्डिहाइड का अगर हम अपचयन कर दें, एल्डिहाइड इसका अगर हम अपचयन करें तो हमें क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम इसका अपचयन करें, कीटोन है, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड, और ये है कीटोन, तो अगर हम कीटोन का अपचयन करें तो क्या मिलता है हमें? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अब जैसे मान लो इस एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड में कोई कहीं अनसैचुरेशन हो, ओलिफिनिक बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन अगर हो, और हम चाहते ये हैं कि केवल एल्डिहाइड वाला या केवल कीटोन वाला पोर्शन ही रिड्यूस हो, क्योंकि अपचायक अगर हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन वो लिबरेट करेगा या हाइड्रोजन के साथ वो क्रिया कराएगा, तो डबल बॉन्ड भी एफिनिटी रखता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए, या ट्रिपल बॉन्ड भी ट्रिपल से डबल, डबल से फिर सिंगल में कन्वर्ट हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा एल्डिहाइड हो जिसमें पहले से कहीं ओलिफिनिक बॉन्ड हो और हम सिर्फ CHO को ही, केवल CHO को ही बदलना चाहते हैं CH2OH में, मतलब इसी का केवल रिडक्शन चाहते हैं, ओलिफिनिक बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ऐसे यहाँ पर भी, तो उसके लिए सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई होता है तो वो है एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड।
क्या होता है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। वैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्डिहाइड के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होता है, जिसमें हम ओलिफेनिक बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए बड़ी आसानी से एल्डिहाइड को CH2OH में अपचयित कर सकते हैं, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का इस्तेमाल अपचायक के रूप में होता है उस दशा में जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त अगर CHO और कीटोन आता है तो केवल ये वाला हिस्सा ही अपचयित होगा। डबल या ट्रिपल बॉन्ड या NO2 आता है, NO2 मान लीजिए उसी में आता है, तो ये वाले पोर्शन जो है वो अपचयित नहीं होंगे, केवल और केवल CHO और CO वाला पोर्शन ही अपचयित होगा। क्लियर? अब एक इसको भी देख लो, ये एल्युमिनियम टर्शरी बीटॉक्साइड है, ठीक है, ये भी अपचायक होता है, ये भी अपचायक होता है बेटा। और एक रिएक्शन होती है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, वहाँ पर ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट था ये कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और एल्युमिनियम टर्शरी बीटॉक्साइड, तो ये ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है। ये एल्डिहाइड कीटोन में आएगा तो वहाँ बताएंगे आपको। और ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन थी कि अनसैचुरेशन वाले पार्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को ही हम रेस्पेक्टिव एल्कोहल में अपचयित कर दें। ठीक है, अब इसके रिएक्टिविटी पैटर्न देखो, इसका जो अम्लीयता का जो क्रम है, ऑर्डर, वो देखते हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी में, एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर हम पैटर्न देखें, ऑर्डर, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये हमने पानी लिया हुआ है, अल्कोहल, ये एसिटिलीन, अमोनिया और ये एल्केन है। ठीक है, ये सब के सब H+ लूज़ करते हैं, H+ सब लूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ पानी का होता है। इन पाँचों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पानी का होता है, उसके बाद अल्कोहल का, उसके बाद एसिटिलीन का, फिर अमोनिया का और लास्ट में एल्केन का। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर आप देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें पानी, अब आप इन दोनों के कंपेरिजन अगर आप करें तो आप देखिए जरा, ये पानी अगर H+ लूज़ कर दे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड। इसका रीज़न बता रहे हैं बेटा, अब हम, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि अल्कोहल दुर्बल अम्ल होता है पानी से क्यों, या पानी प्रबल अम्ल होता है अल्कोहल से क्यों? तो सिंपल रीज़न अभी जो बता रहे थे रिएक्टिविटी ऑर्डर में, वही पैटर्न यहाँ भी लगेगा। देखो ज़रा, यहाँ से H+ हमने हटा दिया तो हाइड्रोक्साइड मिल गया, यहाँ से H+ हटा दिया तो क्या मिल गया? एल्कोक्साइड। या हाइड्रोक्साइड या एल्कोक्साइड, जरा वही रीज़न लगाओ, नेगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है तो अस्थायित्व तो घट जाता है। अब आप जरा देखिए, हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो किस पे ज़्यादा होगा? एल्कोक्साइड में, क्योंकि ये R है तो यहाँ +I इफेक्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका स्थायित्व तो घट जाएगा। तो अगर इसका स्थायित्व तो घट जाएगा तो इसकी अणु की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मतलब एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो कम अस्थायी होता है, तो इसलिए एल्कोहल जो है वो कम क्रियाशील होता है। उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा अस्थायी होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए इसका अणु ज़्यादा क्रियाशील होता है H+ निकालने में। इसीलिए पानी जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, पानी ज़्यादा क्रियाशील होगा H+ निकालने में, और एल्कोक्साइड आयन कम क्रियाशील होंगे। इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जो अभी हम बता भी रहे थे आपको कि पानी के लिए जो Kw की वैल्यू आती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻14 आती है, जबकि एल्कोहल्स के लिए -16 से -18 तक की रेंज आती है। तो आप खुद देखिए, तो इसकी अम्लीय प्रबलता ज़्यादा और उसकी अम्लीय प्रबलता कम, ये पानी के लिए एल्कोहल के लिए है। क्लियर? तो ये था अम्लीय प्रबलता क्रम। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एसिटिलीनिक हाइड्रोजन है, इसमें S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, 50% H+ जल्दी निकलेगा। इसमें S कैरेक्टर लगभग 25% होता है एल्कीन का हाइड्रोजन, तो इसमें अम्लीय लक्षण वैसे भी कम होगा, तो इसके अम्लीय लक्षण ज़्यादा, इसका अम्लीय लक्षण कम। अमोनिया के साथ ये है कि H+ आयन निकल सकता है अगर वो किसी मतलब प्रबल क्षार के संपर्क में आ जाए तो उस दशा में अगर हम देखें तो एसिटिलीनिक ज़्यादा अम्लीय होगा अमोनिया से और एल्केन सबसे कम होगा। तो दिस इज़ द एसिडिक पैटर्न, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में पूछा गया है ये पैटर्न, तो याद रखिए। तो इस वीडियो पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।